हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब और कैसे चली आप लोगों की पढ़ाई। तो देखो, पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ाया था कि आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया था। सेटलमेंट ज्योग्राफी तो हम आपको अब पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले के जो दो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। और हम उस बेस पर तैयारी करेंगे कि हम एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। क्या नहीं कर पाएँ? एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है। और ये कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनका आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत कम चांसेज हैं, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी। उसको डिटेल से देखो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करके 100 के आसपास क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो, जो ये मेरी ये यूनिट है, इनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पर आंसर साथ में है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार क्या होता है? वो होता है भाई साहब कार्य। गाँव में और नगरों में जो अंतर स्थापित किया जाता है उसका प्रमुख आधार क्या होता है? कार्य। गाँव के लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में कार्य होते हैं। मोस्टली उनके पास जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप होते हैं उनके पास, चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं उनके पास। लेकिन जो गांव के पास गांव के जो लोग होते हैं उनके पास मुख्यतः मोस्टली के पास प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे खनन का काम होता है, खेती का काम होता है, ये होता है। तो गांव के लोग मोस्टली क्या करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे खेती का काम कर लिया, खनन का काम कर लिया। सिटी के लोग मुख्यतः द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल, हैरिस उल्मान ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो भाई साहब, हैरिस और उल्मान ने दिया था बहुनाभिकीय सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिनको हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बोलते हैं, ये किसने दिया था? थॉमसन और नोटेस्टिन ने दिया था। तो बहुनाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था? हैरिस व उल्मान ने। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था नोटेस्टिन व थॉमसन ने। आगे देखते हैं भाई साहब। देखो, खंड सिद्धांत, सेक्टर थ्योरी किसने दी? वो दी भाई साहब होमर होयट मोदे ने। बर्गस ने क्या दिया? सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया। वॉन थेन्यून ने क्या दिया? कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत दिया। नगरीकरण सामान्यतः परिभाषित होता है एक जनसांख्यिकी तथ्य के रूप में, औद्योगिकरण जन्य आर्थिक परिवर्तनों के रूप में, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में। तो ध्यान दो प्यारे साथियों, जो नगरीकरण होता है इन तीनों के रूप में परिभाषित होता है। पहला, एक जनसांख्यिकी तथ्य के रूप में। दूसरा, औद्योगिकरण जन्य आर्थिक परिवर्तनों के रूप में। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने नगरीय संक्रमण पेटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? एक ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने नगरीय संक्रमण पेटी, अर्बन फ्रिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वो थे भाई साहब हमारे टी.एल. स्मिथ सर। कौन थे? टी.एल. स्मिथ। टी.एल. स्मिथ ने सबसे पहले नगरीय संक्रमण पेटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। कारण आर, यह एक नगर का अनिवार्य घटक है। तो प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पहला कथन पढ़ो कि हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है, क्योंकि अब इसका कारण बताना है हमें कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है, नहीं है, यह एक नगर का अनिवार्य घटक है, ये कोई कारण नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना आप। तो ये इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्रेणी आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से है? बताओ भाई बताओ। श्रेणी आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से है? तो प्यारे साथियों, जो श्रेणी आकार नियम है उसका संबंध किससे है? नगरीय अधिवास से।
किससे? नगरीय अधिवास से। निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी का प्रयोग यादृच्छिकता परीक्षण हेतु किया जाता है। यहां पर सही आंसर होगा मानव अधिवासों में। किसमें? मानव अधिवासों में। नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है। बताओ, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है जनसंख्या आकार है, क्षेत्रफल है, प्रकार्य है और वृद्धि दर है। बताओ सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है जनसंख्या आकार। नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है भाई? जनसंख्या का आकार है। बर्गस का सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत विशेष रूप से अमेरिका के किस नगर के अध्ययन पर आधारित था? देखो ये सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि इसी चैनल वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ वीडियो की, और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी फॉर 30 डेज, तो उसमें वीडियो पड़ा होगा। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ ले लो। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर सही आंसर होने वाला है प्यारे साथियों, तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिकागो के ऊपर। कि बर्गेस का जो सेकेंडरी वलय सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? शिकागो पर के अध्ययन पर आधारित था। बर्गस ने सेकेंडरी वलय सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने टोटल 5 पेटियाँ बताई थी, और उसके लिए उन्होंने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से पेटियाँ बनाई थी। उसमें उन्होंने पहले नंबर पर बताया था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, दूसरे नंबर की पेटी थी संक्रमण क्षेत्र, तीसरे थी श्रमिक लोगों के मकान, चौथी थी श्रेष्ठतर मकान। क्या क्या थे? श्रेष्ठतर मकान। और 5वें स्तर पर था कौन सा? 5वें लेवल में थे भाई साहब उच्च श्रेणी के मकान। ठीक है, बर्गस महोदय ने टोटल 5 पेटियाँ बताई थी। पहले पेटी में बताया था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जिसको सीबीडी बोलते हैं, दूसरी पेटी में था संक्रमण क्षेत्र, तीसरे में थे जो कामगार लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं उनके मकान, चौथी पेटी में थे श्रेष्ठतर स्तर के मकान, और 5वीं पेटी में थे उच्च श्रेष्ठ रियासती मकान या उच्च स्तर के लोगों के मकान। ठीक है, 5वीं पेटी में उच्च स्तर के लोगों के मकान थे। तो ध्यान रखना, यहाँ से वो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि संक्रमण पेटी किससे संबंधित है। तो संक्रमण पेटी किससे संबंधित है? बर्गस के सेकेंडरी वलय सिद्धांत से संबंधित है। मैमफोर्ड के अनुसार नगर की किस अवस्था में उसकी स्थिति दर्शनीय हो जाती है? बताओ। देखो यहाँ पर देखी जाए मैमफोर्ड के अनुसार नगर की किस अवस्था में उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं डिटेल से बताता हूं कि जो लुइस मैमफोर्ड महोदय थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कल्चर ऑफ द सिटीज़। क्या नाम था? लुइस मैमफोर्ड महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कल्चर ऑफ द सिटीज़। ठीक है, और उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था? नगरों की जो विकास की अवस्था थी उसको टोटल 6 भागों में विभाजित किया था। लुइस मैमफोर्ड महोदय ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज़ नामक पुस्तक में नगर के विकास की अवस्थाओं को टोटल 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला भाग था ईओपोलिस, दूसरा भाग था पोलिस, तीसरा भाग था मेट्रोपोलिस, चौथा भाग था मेगापोलिस, पांचवा भाग था टायरानोपोलिस और छठा भाग था नेक्रोपोलिस। ठीक है, सबसे पहला ईओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, फिर मेगापोलिस, फिर टायरानोपोलिस, फिर नेक्रोपोलिस। तो इसमें जो सबसे अंतिम स्थिति थी वो कौन सी थी? नेक्रोपोलिस की थी। नेक्रोपोलिस में क्या हो जाते हैं? जो नेक्रोपोलिस स्थिति में क्या होता है, जो सिटी होती है, जो शहर होते हैं वो पूर्ण रूप से उजड़ हो जाते हैं। उजड़ का मतलब होता है शहर बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं, सभी के सभी लोग शहर को छोड़कर
गांव की ओर पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्रोपोलिस की स्थिति होती है उसमें क्या होता है, शहर के इसको हम बोल सकते हैं नगरों के विनाश की अवस्था भी बोल सकते हैं। नेक्रोपोलिस को नगरों के विकास की अवस्था, वो सॉरी, नगरों के विनाश की अवस्था भी बोलते हैं। जो नेक्रोपोलिस होता है उसको क्या बोलते हैं, नगरों के विनाश की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, और बात की जाए टायरेनोपोलिस। टायरेनोपोलिस में क्या होता है, इसमें टायरेनोपोलिस में क्या होता है, टायरेनोपोलिस की जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, सिटी में रोजगार की कमी आने लग जाती है। सिटी में रोजगार की कमी आने लग जाती है। लोग क्या करने लग जाते हैं, सिटी को छोड़कर गाँव की ओर पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, नगरों का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ईओपोलिस क्या होता है, ईओपोलिस वो अवस्था होती है, मतलब हम बोल सकते हैं ईओपोलिस एक ग्रामीण अवस्था होती है। क्या होती है, ग्रामीण अवस्था होती है। ईओपोलिस क्या होता है, ग्रामीण अवस्था होती है। ये नगर के विकास की पहली अवस्था होती है जो गांव के स्तर से स्टार्ट होती है। उसके बाद ईओपोलिस के बाद क्या होता है, पोलिस होता है। पोलिस में क्या होता है, ये नगरों के विकास की प्राथमिक अवस्था होती है। पोलिस क्या होती है, नगरों के विकास की प्राथमिक अवस्था होती है। ठीक है, पोलिस में क्या होता है कि जो गांव होते हैं वो सिटी में या नगरों में कन्वर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में गांव नगरों में बदलते हैं, तो वो है पोलिस की अवस्था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोटि आकार नियम का संबंध भूगोल की निम्नलिखित में से किस शाखा में है। तो भाई लोगों, सबसे पहले मैं बताऊं, रैंक साइज रूल कोटि आकार नियम किसने दिया, जिफ महोदय ने दिया। इसका संबंध किससे है, नगरीय भूगोल से है। कोटि आकार नियम के सूत्र में P1 का अर्थ है उस प्रदेश के सबसे बड़े शहर की जनसंख्या। उस प्रदेश के सबसे बड़े शहर की जनसंख्या। निम्न में से नगरों व उनकी कोटियों में सर्वप्रथम संबंध बताने वाले विद्वान कौन थे। तो भाई लोगों बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नगरों व उनकी कोटियों के बीच में संबंध बताने वाला पहला विद्वान कौन था, ओयरबाख थे। जिफ महोदय ने क्या किया, जिफ महोदय ने कोटि आकार नियम दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको कि नगरों व उनकी कोटि में सर्वप्रथम संबंध किसने बताया था, ओयरबैक ने बताया था। कोटि आकार नियम जिफ महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 15वां, नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य होता है। हमें नगरों को परिभाषित करना है तो कौन सा तत्व है जो सबसे कम भूमिका निभाता है। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो देखो भाई साहब, जो नगरों को परिभाषित करने में सबसे पहले बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, नगरों के लिए न्यूनतम 5,000 जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 होना चाहिए, मिनिमम 400 होना चाहिए। और जो विशिष्ट कार्यकलाप है तो कम से कम, विशिष्ट कार्यकलापों में देखा जाए तो कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। और नगरों में क्षेत्रीय विस्तार का कोई भी महत्व नहीं होता। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान में रखना, डेविस महोदय ने क्या दिया, अपर्दन चक्कर दिया। पैंक महोदय ने अपर्दन चक्कर दिया। टेलर महोदय नवनिश्चयवाद दिया। ठीक है, डेविस ने त्रिकुट भी दिया था। आपको बताना है कि डेविस के त्रिकुट में कौन कौन शामिल थे। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था, गॉटमैन महोदय ने किया था। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है। एम सफिको।
भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? एम सभी को। सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था? बताओ। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत या सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था? बर्गस महोदय ने दिया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, नगरीय भूगोल के विकास में निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का सर्वाधिक योगदान रहा? बताओ। नगरीय भूगोल के विकास में किस भूगोलवेत्ता का सर्वाधिक योगदान था? तो वो थे भाई साहब बेलचौद महोदय। कौन थे? बेलचौद महोदय का नगरीय भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, हार्वर्ड सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ। गार्डन सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गार्डन सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई लोगों? स्टीवर्ट और हार्वर्ड महोदय ने किया था। गार्डन सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गार्डन सिटी शब्द का प्रयोग किया था भाई साहब, दो महोदय थे। एक का नाम था क्या? स्टीवर्ट था और दूसरे का नाम क्या था? हार्वर्ड था। ठीक है। अमलैंड किस भाषा का शब्द है? बताओ। अमलैंड किस भाषा का शब्द है, ये बताना है आपको। बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो जो अमलैंड है वो भाई जर्मनी भाषा का शब्द है। किसका है? जर्मन भाषा का शब्द है। और अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंद्रे एलेक्स ने किया था। अमलैंड एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने किया था भाई साहब? इसने किया था सबसे पहले आंद्रे एलेक्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण कृषक बाजार घोतक होता है। बताओ। तो ध्यान देना, जो ग्रामीण कृषक होता है, ग्रामीण कृषक बाजार घोतक है किसका? उत्पादक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के बीच एक पक्षीय व्यवहार के लिए। किसके लिए? उत्पादक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के बीच एक पक्षीय व्यवहार के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोस द्वारा प्रतिपादित आर्थिक दृश्य भूमि में बस्तियों के वर्त में खंडों की संख्या कितनी थी? बताओ। लोस द्वारा प्रतिपादित आर्थिक दृश्य भूमि में बस्तियों के वर्त में खंडों की संख्या कितनी होती है? तो भाई लोगों यहाँ पर होती है कितनी? 6 होती है। ठीक है। लॉस महोदय ने भी वॉन थैन्यून की तरह कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने बताया था भाई, क्या बात बताई थी? कि टोटल 6 खंड होते हैं। इन्होंने टोटल 6 खंडों की बात की थी। ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समावेशी पदानुक्रम फिल्ब्रिक ने दिया था, बात बिल्कुल सही है। और मध्यवर्ती पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था भाई साहब? तो जो मध्यवर्ती पदानुक्रम का सिद्धांत था, जो स्टॉफर ने दिया था। और इसके अलावा बात की जाए, स्थापन सिद्धांत है जो इजार ने दिया था। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वेबर ने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर यह बात गलत है। बाकी समावेशी पदानुक्रम फिल्ब्रिक, मध्यवर्ती पदानुक्रम स्टॉफर, स्थानापन्न सिद्धांत इसार्ड, बिल्कुल सही है। लॉस ने कृषि गांवों की सघन बस्तियों के वितरण को किस प्रतिरूप में माना था? बताओ। लॉस ने कृषि गांवों की सघन बस्तियों के वितरण को किस प्रतिरूप में माना था? तो वो था भाई साहब त्रिभुजाकार में। किसमें? त्रिभुजाकार में। सेकेंद्रीय मेखला सिद्धांत में द्वितीय मेखला को कहते हैं। मैंने बता दिया था ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संक्रमण मेखला क्या बोलते हैं? संक्रमण मेखला पहला होता है सीबीडी होता है, जो बर्कस का सेकेंडरी वलय सिद्धांत है उसमें पहला सीबीडी होता है, फिर संक्रमण मेखला होती है। तीसरा निम्न रियायती लोगों के मकान होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो मजदूर लोग होते हैं उनके मकान होते हैं। चौथी पेटी में श्रेष्ठ श्रेणी के मकान होते हैं और पांचवी श्रेणी में उच्च रियायती लोगों के मकान होते हैं, जिनकी हाई बिजनेसमैन या हाई लेवल के लोगों के मकान होते हैं। ठीक है। केंद्रीय स्थान पदानुक्रम, केंद्रीय स्थान पदानुक्रम
में केंद्रों के व्यापारिक क्षेत्र का प्रतिरूप होता है। बताओ, केंद्रीय स्थान पदानुक्रम में केंद्रों के व्यापारिक क्षेत्रों का प्रतिरूप कैसा होता है भाई साहब? षटभुजीय होता है। कैसा होता है? षटभुजीय होता है, 6 भुजाओं वाला होता है। बात बिल्कुल सही है, इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ। इस तरीके से होता है, 6 भुजीय, 3 भुजा 3 भुजा। क्रिस्टोलर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है। बताओ, तो क्रिस्टोलर की जो केंद्रीयता की संकल्पना है किस पर आधारित है? पदानुक्रम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्तियों के संगठन के लिए K4 दर्शाता है। तो सबसे पहले ध्यान दो भाई साहब, क्रिस्टोलर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था केंद्रीय स्थल सिद्धांत, और उसमें उन्होंने बताया था K3 का मतलब होता है बाजार सिद्धांत, K4 का मतलब होता है परिवहन सिद्धांत, और K7 का मतलब होता है प्रशासनिक सिद्धांत। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इन 3 तथ्यों से क्वेश्चन बनता है यहाँ। प्रारंभिक आधुनिक नगरों का विकास किस प्रकार के भूभाग में हुआ? बताओ भाई बताओ, कि प्रारंभिक आधुनिक नगरों का विकास किस प्रकार के भूभाग में हुआ? तो वो थे भाई साहब समुद्र तटीय भाग में। आगे बात की जाए, आगे बहुत गजब गजब के क्वेश्चन है। रेल मार्गों की स्थापना ने किस प्रकार के नगरों को जन्म दिया? तो भाई साहब जो रेल मार्गों का विकास था उसने किस प्रकार के नगरों को जन्म दिया? तो रेल मार्ग के विकास ने भाई साहब जन्म दिया था किसको? आंतरिक नगर को। किसको? आंतरिक नगर को। उपनगरों का प्रसार किस प्रकार के नगरों की देन है? तो वो होते हैं वृहद महानगर। जो उपनगरों का जो प्रसार होता है वो किस प्रकार के नगरों की देन होती है? वृहद महानगरों की देन होती है। आगे बात कर लें, वृहद महानगरों में के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ध्यान में रखना, जो महानगरों का जो वृहद महानगर हो, चाहे महानगर हो चाहे नगर हो, चाहे नगर हो चाहे वृहद महानगर हो, चाहे महानगर हो चाहे गांव हो, गांव नगर महानगर वृहद महानगर सभी में जो जनसंख्या का घनत्व वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? उनके केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। प्राथमिक अम्लैंड का निर्धारण किस प्रकार के अभिगमकर्ताओं द्वारा सीमांकित किया जा सकता है? प्राथमिक अम्लैंड का निर्धारण किस प्रकार के अभिगमनकर्ताओं द्वारा सीमांकित किया जा सकता है? वो होता है भाई साहब दैनिक। अभी मैंने समझा दिया था, अम्लैंड शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग सबसे पहले आंध्र एलिक्स ने किया था। अगला क्वेश्चन, अम्लैंड के बाहर फैला प्रदेश जो नगर से आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध रखता है को विशेष रूप से किस नाम द्वारा जाना जाता है? तो भाई साहब उसको बोलते हैं नगर प्रदेश। अलगाव बिंदु नियम किसने दिया था? वो दिया था भाई साहब कैनवर्स महोदय ने। अलगाव बिंदु नियम किसने दिया था? कैनवर्स महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य नगर के प्रभाव क्षेत्र द्वारा नगर के लिए नहीं किया जाता? कौन सा बताना है, कौन सा कार्य नगर के प्रभाव क्षेत्र द्वारा नगर के लिए नहीं किया जाता? बताओ कौन सा कार्य है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर दो सभी के सभी। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई 38वां। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 में सही क्या आंसर होगा? यहाँ पर होगा उच्च चिकित्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य नगर द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में नहीं किया जाता? बताओ कौन सा कार्य है जो अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता? तो वो है भाई साहब अनाज आपूर्ति। ठीक है, अनाज आपूर्ति क्या होता है कि कौन सा कार्य नगर द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता? अनाज आपूर्ति। देखो, नगर होते हैं बस की सुविधाएं भी दे सकते हैं, नगर चिकित्सा सुविधा भी दे सकता है, नगर आकर्षक वस्तुएं भी दे सकता है, लेकिन नगर अनाज की आपूर्ति नहीं कर सकता। ग्रामीण नगरीय उपांत नगर किस भाग पर स्थित होता है? तो वो है भाई साहब किस भाग पर? सीमावर्ती भाग पर। ग्रामीण नगरीय उपांत
नगर के किस भाग पर स्थित होता है? सीमावर्ती भाग पर। किस पर? सीमावर्ती भाग पर। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ग्रामीण नगरीय उपांत को विकसित करने में किस प्रकार के परिवहन मार्ग अधिक उत्तरदायी होते हैं? बताओ भाई साहब बताओ। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, धीर धैला देने वाला क्वेश्चन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोगों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ग्रामीण नगरीय उपांत को विकसित करने में किस प्रकार के परिवहन मार्ग अधिक उत्तरदायी होते हैं? मोटर मार्ग। ग्रामीण नगरीय उपांत पर सबसे महत्वपूर्ण विचार किस विदेशी विद्वान ने दिया? वो थे G.S. मेहरबिन ने। ग्रामीण नगरीय उपांत पर सबसे पहले विचार किसने दिया था? G.S. बेहरविन ने दिया था। किसने? G.S. बेहरविन ने। निम्न में से कौन सा कार्य उपांत क्षेत्र में विकसित नहीं मिलता है? तो भाई साहब वो है सघन व्यापारिक क्षेत्र। जो सघन व्यापारिक क्षेत्र होता है वो उपांत क्षेत्र में विकसित नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधार उपांत के सीमा निर्धारण में सहायक नहीं है? बताओ कौन सा आधार है जो उपांत के सीमा निर्धारण में सहायक नहीं है? तो वो है भाई साहब कृषि भूमि का विस्तार। कौन सा है? कृषि भूमि का विस्तार। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई लोगों। उपांत पेटी का विस्तार सबसे अधिक किस प्रकार के नगरों में मिलता है? बताओ उपांत पेटी का विस्तार सबसे अधिक किस प्रकार के नगरों में मिलता है? तो वो है भाई साहब वृहत महानगरों में। और भाई साहब PDF लेनी हो तो PDF भी ले लेना। वही नंबर है 7891350470। केंद्रीय स्थान किस प्रकार के प्रदेश के लिए कार्य करता है? तो भाई साहब होगा चारों ओर फैले हुए समीपवर्ती क्षेत्र के लिए, ठीक है। केंद्रीय स्थानों के सेवा क्षेत्र की सर्वमान्य आकृति कौन सी है? तो ध्यान देना प्यारे भाइयों, केंद्रीय स्थानों के सेवा क्षेत्र की सर्वमान्य आकृति कौन सी होती है? षटकोणीय। नगरों की आकारिकी में सबसे अधिक भूभाग किस प्रकार की विशेषताओं से सुसज्जित होता है? बताओ नगरों की आकारिकी में सबसे अधिक भूभाग किस प्रकार की विशेषता से सुसज्जित होता है? वो होता है रिहायशी। जी के जिफ द्वारा प्रतिपादित सूत्र कौन सा है? तो जी के जिफ मोदी ने एक सूत्र दिया था PR बराबर P1/R, ठीक है। यदि R की जगह N कर दिया जाए तो क्यों सूत्र बनेगा PN बराबर P1/N। अगला क्वेश्चन है, NB के रेड्डी के अनुसार किसी प्रदेश के प्राथमिक नगर की जनसंख्या की गणना किस प्रकार की जाती है? बताओ NV के रेड्डी के अनुसार किसी प्रदेश के प्राथमिक नगर की जनसंख्या की गणना किस प्रकार की जाती है? तो उसका सूत्र है भाई साहब P1 बराबर सिग्मा P बटा सिग्मा 1/R। अब बढ़ गो पूरा, ठीक है। तो हुआ ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। सेटलमेंट ज्योग्राफी के टोटल हमने आज 50 क्वेश्चन करवा दिए। आगे के क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम सेटलमेंट ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।